नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है 4 बड़ी खबरों का। वो खबरें जो जानना जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात होगी मनीष सिसोदिया की। इनके लिए एक कहावत थी, इस रात की सुबह कब होगी। यानी जमानत के लिए तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। अब सिसोदिया की जमानत पर फैसला हो गया है, वो बाहर आ रहे हैं। दूसरी खबर गुड्डी यानी जया बच्चन की, जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता है। आज फिर उन्हें सदन के अंदर गुस्सा आ गया। सभापति धनखड़ से उनकी हल्की नोक झोंक हुई। तीसरी खबर की बात करेंगे बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में मचे विद्रोह का असर भारत में साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश से सटे भारत के राज्यों में तेजी से घुसपैठ की फिराक में बांग्लादेशी हैं, जिन पर पूरी नजर रखी जा रही है। चौथी खबर है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अब दुकानों में मिलने वाला अनाज अब आपको एटीएम के जरिए मिलेगा। कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा, इसे विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। और सबसे पहले अब खबर हम बताते हैं मनीष सिसोदिया से जो जुड़ी हुई है। पहली खबर, जहां दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने की तिहाड़ जेल में बंद है। आपको बता दें, सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। इसका इंतजार उनको महीनों से था। सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। ये शब्द, ये बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत देते वक्त कही गई है। सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी राउच रेवेन्यू कोर्ट भेजी जाएगी। वहां सिसोदिया को 10-10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। फिर रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। इसके बाद सिसोदिया बाहर आ पाएंगे। वही सिसोदिया को जमानत मिलने की खबर के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो देखिए, जिस तरह से सिसोदिया को जमानत मिलने की जो खबर सामने आई सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसके बाद आप कार्यकर्ताओं में जो जश्न का माहौल है, जो खुशी का माहौल है, वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और स्क्रीन पर हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लोग ढोल नगाड़ों के बीच नाचते हुए नजर आ रहे हैं, खुश नजर आते दिख रहे हैं। हालांकि ये खुशी की खबर आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि 17 महीनों तक लगातार तिहाड़ जेल में बंद थे सिसोदिया। उसके बाद आज जो खबर आई है वो कहीं ना कहीं खुशी की खबर आम आदमी पार्टी के लिए बनती ही है। मनीष सिसोदिया जी की जो ये जमानत है, ये सिर्फ जमानत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने का लाइसेंस है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ के आधार पर केंद्र सरकार में सत्ता के अहंकार में देश के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर जिस मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में बदलाव करके एक नया मॉडल खड़ा किया, उस मनीष सिसोदिया को उठा करके जेल में डाल दिया बिना किसी तथ्य के आधार पर। और 17 महीने बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ना तो ईडी के पास बताने के लिए कोई सबूत है, ना तो सीबीआई के। तो आपको हमने सुनवाया, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी के तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि अब तो जमानत तो तय है कि मिल ही जाएगा। आज शाम तिहाड़ जेल से वो रिहा भी हो जाएंगे। इस पर तमाम जानकारी और खास बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रितपाल सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पर। जी जी, नमस्कार सर। तो देखिए प्रितपाल जी, कहीं ना कहीं खुशी की खबर तो अब सामने आई है। आप लोग खुश हैं, या इसके बाद भी कहीं ना कहीं अभी और आपके अंदर जहन में वो सवाल हैं जो आप उठाते नजर आएंगे इसके बाद भी? जी राघवेंद्र जी, पहले तो देश को बहुत बधाई, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई जी। पूरा देश ये देख रहा था कि किस तरह से दमनकारी नीतियों के तहत, जो अंग्रेजों के समय में ये नीतियां अपनाई जाती थी, उसी नीतियों के तहत जो व्यक्ति दिल्ली को शिक्षा दे रहा था, दिल्ली और देश के नाम को विदेश में चमका रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रथम पृष्ठ के ऊपर अमेरिका के जो बहुत बड़ा अखबार है वहां पे भी दिल्ली का वो शिक्षा मॉडल वहां पे छप रहा था। वो यहाँ के जो कुछ राजनीतिक लोग हैं
जबकि मैं कहूंगा कि देश के संवैधानिक पद पे बैठते समय जब हम संविधान की कसम खा के बैठते हैं जी कि हम देश के हित में काम करेंगे, देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, उन सब को भुलाते हुए राजनीतिक दिवस में आके उन्होंने हमारे कई नेताओं को, आम आदमी पार्टी के अभी अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर वो अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जी दिल्ली का वो स्वास्थ्य मॉडल था वो अंदर है, उनका 27 किलो वजन कम हो चुका है। और सबसे बड़ी दयनीय स्थिति हमारे मनीष सिसोदिया जी के साथ रही है कि इनकी पत्नी की तबीयत काफी खराब रही। आपको पता होगा एक बार उनके इस ग्राउंड के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत भी 3 दिन की दी थी कि आप अपनी पत्नी का हाल चाल ले आए। जी उस स्थिति में 17 महीने से वो व्यक्ति जिसके एक चवन्नी आज तक रिकवरी नहीं हो पाई भाई साहब, उसको अंदर किया गया। देश ये देख रहा था। आज हमारे न्यायालय जो हमारा देश का गौरव माना जाता है, गर्व है उनके ऊपर, उन्होंने आज उनको जमानत दी और ये कहते हुए जमानत दी कि इस किसी भी ग्राउंड जो अभी इसके ऊपर बन नहीं रहा है, एक धारा आर्टिकल 21 के तहत जो हमारी स्वतंत्रता की आजादी का हम आप सबको एक हमारा संविधान हमें भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान हमें देता आजादी, उसके तहत ये गलत है। हम इतने दिन तक इसको नहीं रख सकते, एक अपवाद होगा इसको अगर हम रखते हैं आगे। बल्कि जो सरकार के जो वकील साहब थे, बैरिस्टर साहब थे, उन्होंने इस बात को कहा कि ये जाएंगे, ये करेंगे। उन्होंने कहा ये कैसे कर सकते, एक शिक्षा मंत्री जो देश का रहा, उप मुख्यमंत्री दिल्ली का रहा, जो दिल्ली का मॉडल इतना ऊंचा कर रहा है, और ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी इतनी गिरी हुई व्यवस्था है। ठीक है प्रितपाल जी, देखिए तस्वीरें देश ने सारी तस्वीरें देखी। वो भी तस्वीरें जब मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा गया, तमाम ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की, और एक तस्वीर आज की जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बने रहिएगा प्रितपाल सिंह जी हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हमारे साथ दीप्ति सिंह जुड़ रही है। दीप्ति जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। धन्यवाद। दीप्ति जी, देखिए आज मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ शर्तों पर जमानत देता है। क्या कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आज ये जमानत का जो फैसला है उनके पक्ष में सुनाया है? दीप्ति जी। देखिए, नॉर्मली जिस तरीके की शर्तें होती हैं कि आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे बिना इन्फॉर्म किए, अपने जो लोकल थाना हो, और उसके बाद आप नहीं जाएंगे, कार्रवाई चल रही, अपने कार्यालय में जितने भी सबूत साथ छेड़छाड़, ऐसी चीजें इनके ऊपर बाकी ड्रामा भी है, जैसा हाई कोर्ट को इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी। तो चलिए ठीक है, दीप्ति जी के पास हम पुनः पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से दीप्ति जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। चलिए प्रितपाल जी, वापस आपके पास आते हैं। कहानी ये है कि कुछ शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई हैं, उन शर्तों का जो पालन है वो मनीष सिसोदिया करते नजर आएंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, हालांकि आपको सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है। प्रितपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो नियम शर्तें लगाई जाती हैं वो एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल के तहत सब पे लागू होता है। जो इस देश का नागरिक है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म को हम लोग फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा वो नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि बैरिस्टर साहब ने जो सरकार द्वारा वहां पे रखा गया था, उसने इस बात को कहा, जो एलजी का वहां पे अकाउंट था, उन्होंने कहा कि काम नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई ये क्या मजाक है? आप ये तो उसकी आजादी आपने छीनी, 17 महीने उसको जेल में रखा, अगर हम उसको छोड़ रहे हैं तो शर्तों पे क्यों छोड़ें? तो मनीष सिसोदिया जी एक आम मंत्री, अगर वो उनको मंत्री पद दोबारा मिलता है, वो जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। जो नियम करते, ठीक है, वो उनकी लागत 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड उनको देना है। प्रितपाल जी, ठीक है प्रितपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और चर्चा के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे थे मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, जिनको 17 महीनों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। चलिए अब रुक करते हैं दूसरी खबर की, और दूसरी खबर इतनी बड़ी खबर कि हम आपको बताएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं स्तब्ध रह जाएंगे। दूसरी खबर, गुड्डी को गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि राज्यसभा में एक बार फिर सपा सांसद जया बच्चन को गुस्सा आया है। संसद में राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई है। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है।
जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है। मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर करना होगा। आप सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। अब इस पर कई दलों के नेताओं ने आपत्ति जताई है। चलिए वो तीखा संवाद क्या कुछ राज्यसभा में हुआ, सीधे आपको सुनवाते हैं। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I जया went to जी, school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. तो ये कहानी थी राज्यसभा के अंदर जो बातचीत हुई, जो तीखा संवाद हुआ, वो हम आपको सुनवाएं। अभी आपने सुन पाया किस तरह से जया बच्चन कहते आई इस पर, और इस पर क्या कुछ सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, she comes with vast more experience than the vice president himself. With all due apologies to him, but that is the truth. He cannot disrespect. Not come here as celebrity. She has come here as an elected member of parliament for 4 times. तो ये प्रतिक्रियाएं हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जब जया बच्चन राज्यसभा में इस तरह की तीखी संवाद, तीखी नोकझोंक जो उनके और धनखड़ के बीच में देखने को मिली, उसके बाद लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो ठीक है कलाकार होंगी तो अपने लिए, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो गरिमा है, जो डेकोरम है, वो तो उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इसी बीच धनखड़ भी ये कहते नजर आए कि हालांकि आप एक्टर होंगी, कलाकार होंगी, लेकिन एक कलाकार को निर्देशक के अंदर ही काम करना होता है। तो ये राज्यसभा सदन के बीच ये जो तीखे संवाद चले हैं, उसके बाद सियासत भी तेज नजर आ रही है। वार पलटवार लगातार इस बयान के बाद, इस संवाद के बाद जारी है। ये मामला क्या कुछ हुआ और इसके आधार क्या रहे और इसका असर सियासत में कितना कुछ देखने को मिलेगा, इस पर तमाम जानकारियों और खास बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल इंडिया हेड पर। जी नमस्कार अरविंद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर आपका। जी नमस्कार। इंदुकांत जी, देखिए जो आज राज्यसभा सदन के अंदर हुआ, जया बच्चन लगातार नाराज होते नजर आ रहे हैं राज्यसभा सदन के अंदर, ये कहते हुए नजर आ रही है कि मैं कलाकार हूं, आपके टोन, आपके एंगल्स, हर एंगल समझती हूं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से वो भाव देखने को मिल रहा है कि मैं आर्टिस्ट हूं तो कहीं ना कहीं मुझे एक अलग स्थान मिलना चाहिए और मेरी बात ज्यादा सुनी जानी चाहिए। हालांकि बात तो ये और है, लेकिन आधार ये है कि जब ये तीखा संवाद हुआ राज्यसभा सदन के अंदर, इसके क्या कुछ मायने सामने निकल कर आ रहे हैं दीक्षित जी? अरविंद जी देखिए, मेरा ये मानना है कि जया जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कलाकार है और वास्तव में वो असली कलाकार है। और किस माहौल को, किस चीज को किस तरह से अपने हिसाब से मोल्ड करना है और किस तरह से कहाँ पे किन शब्दों का उपयोग करना है, इसका जितनी जानकारी इसकी उनको है उतनी शायद राज्यसभा अध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी को नहीं है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि इसी सत्र में कम से कम 3-4 बार ऐसे वाकये आए अरविंद जी, जिसमें सिर्फ इस मुद्दे को उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की कि हमें जया अमिताभ बच्चन क्यों कहा जा रहा है जी। और इस मुद्दे पर खुद घिर गई कई बार। उन्होंने कहा कि आप हमें जया अमिताभ बच्चन मत बोलिए। तो आपको याद होगा कि हरिवंश जी उपसभापति थे, उन्होंने कहा कि आपका नाम पूरा यही लिखा हुआ है रिकॉर्ड पे, तो हम तो रिकॉर्ड देख के बोल रहे हैं। और आज वो स्वयं यही कहते नजर आए। तुरंत कहा कि उनकी बात ही नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ट्रेंड है हमारे सोसाइटी में कि आपके कितने भी अचीवमेंट को, लेकिन आपके पति के सिवा आपका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जब बोलना शुरू किया उन्होंने, सदन में मौका दिया गया, बोले कि मैं जया अमिताभ बच्चन, पूरा सदन हंसने लगा। तो ये
एक नाटककार, एक कलाकार किस तरह से नाटकीय अंदाज में चीजों को पेश करना चाहता है, कर सकता है, ये उन्होंने ठीक कहा कि कलाकार के तौर पर बहुत अच्छे से वो जानती हैं। यही कारण है कि आज विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस ने, जो सबसे बड़ी पार्टी है राज्यसभा में, उसने, विपक्ष में, उसने कोई मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन स्वयं जया ने इंटरवीन करके ये एक तरह से सबक सिखाने की कोशिश की। नरगढ़ था आपको कि देखिए जी, आप सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, आपका टोन एंड टेनर ठीक नहीं। जब उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत अचीवमेंट हासिल किए हैं, काफी आपके जीवन की उपलब्धियां हैं, तो उसके बाद भी, उतना सम्मान देने के बाद भी वो सभापति पर लगातार आरोप लगाती। चलिए ठीक है, ये लगभग ऐसी स्थिति है अरविंद जी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में खड़े होकर के आप चीफ जस्टिस को बताएं कि आपको बोलने का ढंग नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, सदन की एक अपनी गरिमा होनी चाहिए इंदुकांत जी, सदन में कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सदन की अपनी एक गरिमा होनी चाहिए, सदन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक सिलेक्शन होना चाहिए, चयन होना चाहिए। चलिए ठीक है इंदुकांत दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत के लिए। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के अंदर जो जया बच्चन और धनखड़ के बीच जो तीखा संवाद हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत और प्रतिक्रियाएं वो देखने को मिल रही है। तो चलिए तीसरी और बेहद अहम खबर, भारत में घुसने की फिराक में बांग्लादेशी। दरअसल बांग्लादेश के हालात तनावपूर्ण चल रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार को सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिकों की इस कोशिश को बीएसएफ ने सीमा पार ही रोक दिया। बीएसएफ के मुताबिक बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोगों के पलायन को देखते हुए 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर सोमवार से सभी यूनिट्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश से सटे 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मणिपुर में मौजूदा स्थिति सही नहीं है। यहां सैकड़ों की संख्या में घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। तो देखिए जिस तरह से बांग्लादेश के जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं, वहाँ की जो स्थितियां हैं वो बांग्लादेश के भी हाथों में नहीं है और कहीं ना कहीं संतुलित नजर नहीं आ रहे, जिसके बाद जो बांग्लादेशी लोग हैं, बांग्लादेश से जो घुसपैठ करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अब भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने आपको बताया भी कि गुरुवार देर शाम कैसे बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पर ही उन घुसपैठियों को भारत में घुसने का जो उनकी जो कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया, उनको कहीं ना कहीं उनके इरादों पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। तो ये कहानी है, बांग्लादेश से जो लोग भारत में घुसपैठी के तौर पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगातार बीएसएफ जो है उनकी कोशिशों को नाकाम करते नजर आ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब पड़ोसियों के घर में कोई एक शीशे की जो कांच टूटने की जो आवाज़ होती है वो पड़ोसियों के घर में भी बराबर सुनाई देती है। और यही हुआ है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के टूटने के बाद। बांग्लादेश में वो आक्रोश के बाद वो कहीं ना कहीं जो उसकी खनक है, उसकी जो टूट की आवाज़ है, उसकी जो गूंज है, वो भारत तक पहुंची है। और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक है जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अब भारत की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शेख हसीना भी बांग्लादेश में उस आक्रोश के बाद भारत में ही कदम रखा था उन्होंने पहली बार, और अब जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं वो घुसपैठियों के तौर पर भारत में घुसने की कोशिशें जो है उनकी लगातार जारी है। लेकिन आपको हम बताते चले, गुरुवार देर शाम जो तस्वीरें सामने आई, बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया और कहीं ना कहीं फिर से कहा गो बैक, यानी उनको बैकफुट पर कर दिया। हालांकि जो तनावपूर्ण स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो हम सब ने देखी, आप सब ने देखी क्या कुछ हालात थे वहां। शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ गया, आर्मी ने टोटल कंट्रोल वहां कर लिया है, और उस कंट्रोल के बाद जब अल्पसंख्यकों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है तो उस प्रताड़ना को देखते हुए, इस प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर जो अल्पसंख्यक है वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया कि जब पड़ोसी के घर में कोई चीज़ें टूटती हैं, उसकी आवाज़ जो है हर पड़ोसी के घर में सुनाई देती है, वो गूंज सुनाई देती है, और उसी गूंज का आधार जो है। तो चलिए, बांग्लादेश में जो ये हादसा हुआ पूरा, उसका असर कितना भारत पर देखने को मिलेगा और भारतीयों को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इस पर तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वीएन झा, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वीएन झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड पर। धन्यवाद।
और वीएन जी देखिए, जिस तरह का माहौल है बांग्लादेश में, जो स्थितियां हम सबने देखी, वहां की जो तस्वीरें हम सबने देखी, अब जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, वहां से लोग जब हमारे तरफ रुख कर रहे हैं भारत की ओर, तो भारतीय होने के नजरिए से, भारत के नजरिए से कितना नुकसानदेह हो सकता है ये? देखिए, अभी बांग्लादेश में जो भी चल रहा है ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जी। इसमें एक एलिमेंट तो था कि शेख हसीना के गवर्नमेंट को गिरा देना या उसको रिजाइन करने के लिए वादी करना, वो तो उन्होंने कर लिया। लेकिन इसके अलावे जो वहाँ के माइनॉरिटी, जो हिंदू जो वहाँ पे हैं, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये एक बहुत ही अलग चीज है। और इसकी जितनी भर्त्सना करें वो कम है। और सिर्फ भर्त्सना करना सफिशिएंट नहीं होगा। मैं भारत सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि आज से लगभग 1 साल पहले जब दिल्ली में जो अतिक्रमण जो हुए थे, कुछ मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को जो जब गिराया गया था, तो उस समय में बांग्लादेश के इंटीरियर मिनिस्टर ने एक वक्तव्य दिया था कि अगर ये इस तरह का प्रताड़ना, मुसलमानों पे प्रताड़ना अगर बंद नहीं किया गया तो इसके अंजाम जो होंगे यहाँ पे बांग्लादेश में होंगे। तो आज क्या, आज भारत सरकार ऐसी चुप्पी क्यों साधे हुए है? भारत सरकार ये कर रही है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को कि अगर वहाँ पे हिंदू पाया गया, अगर उनको गया, तो उसके रिपरकशंस यहाँ पे हिंदुस्तान में होंगे जी। याद रखें, हिंदुस्तान में आज के दिन लगभग 5 करोड़ के बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं जो लीगल नहीं हैं। तो अगर वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये लोग भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये हम एक्सपेक्ट करते थे कि भारत सरकार, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे और कोई हो, ये बांग्लादेश को बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहे। दूसरी चीज, जिस तरह से बीएसएफ अभी इसको हैंडल कर रही है, मुझे नहीं लगता ये बहुत जायज है। क्योंकि देखिए, जिनके जीवन पे, जिनके औरतों पे, बच्चों पे, फैमिली पे अभी प्रताड़ना चल रहा है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। एक ये विडंबना है कि लेकिन वीएन जी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां से पलायन कर हमारे देश भारत में आएंगे, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थापक हैं और व्यवस्थाएं जो हैं, उन पर भी असर देखने को मिलेगा। तो अचानक से आकस्मिक जब ऐसे लोग पलायन करके आएंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ती नजर आएंगी अपने ही देश में। वीएन जी बिल्कुल, इसी पे मैं हिंट देने जा रहा था आपको। देखिए, आखिर आप लोग कब तक भागोगे, भगोड़े कब तक बने रहोगे? बिल्कुल, पाकिस्तान जब सेपरेट किया गया था, वहां से भागे तो कश्मीर आए, कश्मीर से जिहादियों ने भगाया, जम्मू आए, अब जम्मू में जिहादी फिर से वहां पे अटैक कर रहे हैं, भाग के कहाँ कहाँ जाओगे? तो इस तरह से जो जितने लोग हिंदू वहां से भाग के आ रहे हैं, याद रखिए, हिंदू आज के दिन में लगभग वहां 1 करोड़ हैं। 1 करोड़ की जनसंख्या काफी ज्यादा है। अगर ये लोग सब एक मुट्ठी बन जाएं और मुट्ठी बन के अगर इकट्ठा हो जाएं, एकत्र हो जाएं, एकता में अगर रखें तो कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे घृणा होती है ऐसे पॉलिटिशियन से भारत में जो कहते हैं कि डरो मत, यहाँ हमारे लोगों को हमारे बीच में फूट डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जब बांग्लादेशी वहां से बिखर रहे हैं, जब बांग्लादेशी हिंदू जब बिखर रहे हैं वहां से, उनको ये कहने वाला कोई नहीं है कि तुम डरो मत, तुम वहां पर डटे रहो, एक मुट्ठी बनो। और हमारी जहां तक यहाँ से डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू पॉसिबिलिटी है, हम तुमको वहां पे असिस्ट करने के तैयार हैं। देखिए, वहां से भागना कोई आंसर नहीं है। भाग जाएंगे वहां से, वहां उनका जो जमीन जायदाद सब कुछ है वो वहां के जो जिहादी हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने वीएन झा जी, बहुत अच्छी बात कही कि वहां से लोग जो भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको एकता का परिचय देना चाहिए, बंद मुट्ठी की तरह वहां की जो आर्मी उनसे लड़नी चाहिए और अपनी एक फौज बनाकर अपने हितों के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। मैं फौज से लड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ। देखिए, फौज उनको नहीं भगा रही है, वहां के जो जिहादी एलिमेंट्स हैं उनसे डर है। फौज अधिक से अधिक क्या कहेगी कि आप अपने घर में रहो, फौज उनको वहां से मार के नहीं भगाएगी। हो सकता है फौज थोड़ी सी एट्रोसिटीज करे, लेकिन वो इक्के दुक्के जो होंगे वो आइसोलेटेड होंगे। लेकिन जिस तरह से वहां पे जिहादी तंत्र एकदम बिल्कुल वो मॉब वायलेंस जहाँ पे चलता है, जैसे यहाँ पे बैंगलोर में हुआ था, ये बिल्कुल कंडेमनेबल है। इसको तो वर्ल्ड को कंडेम करना चाहिए।
और आज चलिए के ठीक दिन में है, देखिए वीएन झा जी यूएन- सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल और आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। हालांकि जो बांग्लादेश की जो तस्वीरें हैं वो आर्मी के हाथों में साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं और आर्मी के लीडर कहीं ना कहीं नेतृत्व में वो सारी चीजें हो रही हैं, तो आर्मी का भी रोल तो वहां अहम हो जाता है। क्या कुछ आर्मी अगर चाहे इसमें एज अ, आप भी कहीं ना कहीं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है, तो आर्मी का जो रोल है, क्या इनके खिलाफ जो वहां प्रताड़ना हो रही है उसको रोकने में क्या आर्मी सफल नहीं है? क्या आर्मी आपको कह रही है घर में रहने के लिए, लेकिन क्या फ्रंट फुट पर आकर लोगों के प्रति ऐसे जो व्यवहार है उनको रोकने की कोशिश नहीं कर सकती है क्या आर्मी? देखिए, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूं। जब 1984 राइट्स हुआ था दिल्ली में, मैं वहां पे दिल्ली में हिंडन में था मैं, और हम लोगों को सिर्फ एक ये चीज मैंडेट दिया गया था कि वहां जो आर्सन चल रहा है उसको बंद करो, और जो इनोसेंट लाइफ हैं, जो सिविलियंस हैं, उसके ऊपर में अटैक ना हो, किसी भी भीड़ तंत्र को वहां पे अलाउ नहीं करे। और वहीं बांग्लादेश की आर्मी फेल हो रही है। बांग्लादेशी आर्मी को चाहिए कि वो जो जिहादी तंत्र हैं, जो एकदम बिल्कुल मॉब वायलेंस करके हिंदुओं को डराते हैं, उनके घर जला रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर में वो अपना सख्त कार्रवाई करे। ठीक है वीएन झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अब वक्त है आखिरी खबर की। अब तक हम सभी एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन अब उड़ीसा में ऐसे एटीएम लगे हैं जो अनाज देंगे। जी हां, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन एटीएम लॉन्च हुआ है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 24/7 यानी 24/7 अनाज देगा। उड़ीसा के खाद्य मंत्री कृष्णचंद्र पात्रा ने 8 अगस्त को भारत में वर्ल्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट की डिप्टी कंट्री डायरेक्टर नेजोमी हाशिमोतो की मौजूदगी में अन्नपूर्ति एटीएम लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है कि यह मशीन 5 मिनट में 50 किलो अनाज बांट सकती है। जल्द ही उड़ीसा के बाकी जिलों में भी ऐसे ही एटीएम शुरू किए जाएंगे। दरअसल 2021 में उड़ीसा सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के कुछ साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें धान की खरीदी, खाद्य वितरण प्रणाली, ग्रेन एटीएम, स्मार्ट मोबाइल स्टोरेज शामिल थे। तो देखिए, अब तक हम एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से ऐसी तस्वीरें सामने आई, ग्रेन एटीएम की तस्वीरें सामने आई, जहां उड़ीसा में देश का पहला अनाज एटीएम जो है वो शुरू कर दिया गया है। लोगों को अब कहीं ना कहीं आसानी होगी वहां से अपने अनाज लेने में, और लोगों को भीड़ भाड़ जो लाइन में लोग लगते थे इससे छुटकारा मिलते नजर आएगा।